नमस्कार दोस्तों, 6 जुलाई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट स्टैनले स्वामी पास्ट अवे। देखिए, जो स्टैन स्वामी थे, भीम कोरेगांव केस में ये ट्रायल फेस कर रहे थे और इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है। 84 साल के थे ये। बांद्रा होली फैमिली हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया गया था। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे। रिसेंटली जब इनकी तबीयत खराब हुई, इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, इनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसलिए भी इनकी हालत खराब थी क्योंकि इनको पार्किंसन डिजीज हुआ था। पार्किंसन डिजीज एक प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है जो आपके मूवमेंट को अफेक्ट करता है। तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज के चलते इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे। हालांकि एंटी नेशनल एक्टिविटीज करी थी या नहीं करी थी, इसके अलग अलग वर्जन्स हो सकते थे। सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी जुडिशरी में इनका केस डिसाइड होता, इससे पहले इनकी मृत्यु हो गई। अब इनको अरेस्ट कब किया गया था? 1 जनवरी 2018 को एल्गार परिषद की मीटिंग हुई थी भीम कोरेगांव पुणे में। आपसे मेरा एक सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ये जो भीम कोरेगांव बैटल हुआ था, ये कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? और इसकी पॉलिटिक्स के बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो 2 से 3 लाइन, बिल्कुल कंसाइज 2 से 3 लाइन में अपने शब्दों में लिख के बताइए। नहीं तो बस इतना बताइए कि भीम कोरेगांव बैटल किसके किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था। इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर कर न्यूज में रहता है। ओवरऑल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जो लोग भी अरेस्ट हुए थे, ये भीम कोरेगांव का ये जो इवेंट हुआ था 2017 दिसंबर वाला, 2018 जनवरी वाला, उसके रिस्पेक्ट में ये ओवरऑल भीम कोरेगांव वाला टॉपिक अक्सर कर न्यूज में आता रहता है। अभी जैसे फादर स्टैन स्वामी की यहाँ पे डेथ हुई है, दुनिया भर के ह्यूमन राइट रिप्रेजेंटेटिव्स इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो। बात करते हैं शनिवार वाड़ा एल्गार परिषद की। शनिवार वाड़ा तो आपने अक्सर कर सुना होगा। अगर आपने मराठा की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी पॉपुलर कल्चर में सीरियल या फिल्म भी देखी हो तो वहां पे शनिवार वाड़ा का नाम आता रहता था। तो एल्गार परिषद क्या है? ये एक इवेंट है जो कि 31 दिसंबर 2017 में हुआ था। क्यों हुआ था? 200th एनिवर्सरी बनाने के लिए बैटल ऑफ कोरेगांव भीम, इसके बारे में मैंने आपसे पूछा। इस पर्टिकुलर इवेंट में एल्गार परिषद में 260 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मिले थे पुणे के शनिवार वाड़ा फोर्ट में। ये सेंट्रल सीट ऑफ पावर थी मराठास के समय पे। 35,000 लोग इसको अटेंड करने आए थे। बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंसेस हुई थी, स्पीचेस हुई थी, स्लोगन्स बोले गए थे और इनमें से कुछ बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ऐसा बोला गया कि भड़काऊ स्पीचेस थी। और उसके चलते अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया। एल्गार का मतलब क्या होता है? लाउड इन्विटेशन, लाउड डिक्लेरेशन। ठीक है, ये एल्गार थोड़ा थोड़ा यलगार की तरह भी लग रहा है जो कैरी मिनाटी ने गाया था। उसका मतलब होता है किसी के ऊपर अटैक करना। तो बेसिकली एल्गार का मतलब यहाँ पे क्या है? लाउड इन्विटेशन, लाउड डिक्लेरेशन। तो इस लाउड डिक्लेरेशन के चलते ये जब 31 दिसंबर 2017 को एक परिषद का इवेंट हुआ और बहुत सारी भड़काऊ भाषण स्पीच दी गई, थोड़ा वायलेंस हुआ, उसके बाद बहुत सारे अरेस्ट भी हुए, सरकार और पुलिस एक्शन में आई और तब से बहुत सारे लोग जेल में बंद है और उनके ह्यूमन राइट्स के ऊपर बातें चल रही हैं। उनकी बेल पिटीशन लगातार रिजेक्ट हो रही है। इस सब चीज़ों को लेके अक्सर कर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होते रहते हैं। तो ये सब पूरा का पूरा इवेंट चालू है यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा सरकार के ऊपर प्रेशर लेके आएगा क्योंकि एक एक्टिविस्ट जिसको उस समय पे अरेस्ट किया गया था, उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। ठीक है, हालांकि आंसर मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा वो आंसर मैंने इसी स्लाइड में इंक्लूड कर दिया, बट एनीवेज। जनरल स्टडीज पेपर 1, न्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जनरल स्टडीज पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया हो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो, कर सकते हैं। अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आपके जो भी जेन्युइन डाउट्स है भेजते रहिए। समय मिलने के हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। साथ साथ वेबसाइट पे जाके आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। ये PDF तो आपको मिलेगी ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे, बट इससे भी ज़्यादा होलिस्टिक फॉर्म में आपको करंट अफेयर्स डेली के बेसिस पे वेबसाइट पे अपलोड होते मिल जाते हैं। शाम को 6 या 7 बजे तक ये करंट अफेयर्स अपडेट हो जाएंगे। आप वहाँ पे जाके करंट अफेयर्स की उस PDF को प्रिंट भी मार सकते हैं और ये PDF तो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो पीपल आर स्टिल ट्राइड अंडर सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। देखिए, अगर सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की आप
ओवरऑल प्रोविजंस को पढ़ोगे, अब मैं उनके प्रोविजंस को क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया था 2015 में ही। 2015 में ही सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था। ओके, क्या है, मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूं। हर पूरी की पूरा पैराग्राफ मैंने सेक्शन 66A का इंटेंशनली यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं किया, रीजन भी वो वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें यह बोला गया है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया मैसेज भेजा जाता है ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, और अगर वो अनोइंग है और अगर वो ग्रॉसली ऑफेंसिव है, तो उसका कॉग्निजेंस लेके सरकार किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को 3 साल की जेल की सजा सुना सकती है। समझ गए? अब अगर आप देखोगे सेक्शन 66A की वर्डिंग्स को सुनोगे तो उसमें एंटी नेशनल, करप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, असॉल्ट, तो आप अगर अपने सोशल मीडिया मैसेज के थ्रू या इवन मान लो आपने कोई सोशल मीडिया कमेंट कर दिया और उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई भड़काऊ इन्फॉर्मेशन है, तो उसके चलते आपके ऊपर सेक्शन 66A लगाया जा सकता था और आपको 3 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये नहीं चल पाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखिए सेक्शन 66A क्या था, डिफाइंड्स पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू अ कंप्यूटर और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस। तो अगर मोबाइल फोन, टैबलेट या किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस कंप्यूटर से है, आप ऑफेंसिव मैसेज भेज रहे हो, कोई कमेंट भी कर रहे हो, तो आपको सेक्शन 66 के अंदर सजा हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्शन 66A आर्बिट्रेरी है, एक्सेसिवली और डिसप्रोपोर्शनेटली राइट टू फ्री स्पीच आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को वायलेट कर रहा है, और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के रिस्ट्रिक्शंस में सेक्शन 66A को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की अगर आप बात करो तो ये 2000 का था और सेक्शन 66A को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2009 में जोड़ा गया था। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए सेक्शन 66A में जो भी वर्डिंग्स इस्तेमाल की गई हैं वो इतनी ज्यादा ओपन एंडेड है, इतनी ज्यादा आप कह सकते हो कि लिबरल है, कि कल की डेट में सरकार कोई भी इंटरप्रिटेशन लेके एक छोटी सी छोटी कही हुई बात के बेसिस पे भी किसी को उठा के जेल में बंद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे साफ साफ बोलना है कि मान लो अगर आप किसी को कोई चीज बोलते हो तो वो ऑफेंसिव हो भी सकती है, नहीं भी ऑफेंसिव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का का एक लड़का दोस्त है, वो उसको यार बोलता है, एक लड़का का एक लड़की दोस्त है तो वो उसको यार बोलता है, कभी कभी यार चल जाता है, कोई बुरा नहीं मानता है। इन सिमिलर सर्कमस्टांस अगर एक पर्टिकुलर लड़का किसी लड़के को या लड़की को यार बुलाता है तो भले ही पहले वाले का इंटेंशन गलत ना हो, दूसरे वाले को बुरा लग सकता है, लेकिन ऐसे ही केस में एक और दूसरा लड़का या लड़की हो सकती है जिसको हो सकता है बुरा ना लगे। तो बेसिकली ऑफेंसिव की परिभाषा अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। तो ऐसे केसेस में सरकार कोई नहीं होती है डिसाइड करने वाली कि क्या ऑफेंसिव है और क्या ऑफेंसिव नहीं है। और रही बात नेशनल ऑनर को, नेशनल सोवरेनिटी को आप कह सकते हो वायलेट करने की, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की, तो उसके लिए इंडियन पिनल कोड में और भी बहुत से नियम कानून है। तो इसीलिए यहां पे ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 66A की जरूरत हमको नहीं है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड चेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में न्यूज आपको काम आएगी। अब फाइनली प्रॉब्लम यहां पे क्या हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि एक वेबसाइट है ज़ॉम्बी ट्रैकर वेबसाइट करके। ज़ॉम्बी ट्रैकर वेबसाइट को इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की एक टीम ने डेवलप किया है। अब इस वेबसाइट के हिसाब से यह बोला गया है कि 10 मार्च 2021 को अभी भी इंडिया में 745 केसेस ऐसे हैं जहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन को सेक्शन 66A के अंदर चार्ज किया गया और उनके खिलाफ अभी प्रोसीडिंग चल रही है। सोचिए ये कितनी अजीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल चुका है, उसके बावजूद अभी देश में 745 ऐसे केसेस हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है इसी सेक्शन 66A के वायलेशन के चलते। अब मेरी समझ ये बोलती है, हालांकि मैंने बहुत डिटेल में बात डाटाबेस नहीं खंगाला है, बट मेरी समझ ये बोलती है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया तो उसके बाद से कोई नया केस तो देखिए पुलिस सेक्शन 66A के अंदर फाइल कर नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो 745 केसेस हैं इनमें से ज्यादातर केसेस सुप्रीम कोर्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलने से पहले के होंगे। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलने से पहले के भी केसेस हैं तो भी उनको नल एंड वॉइड कर देना चाहिए था, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, अगर इसको सेक्शन 66 के ए के अंदर आपने चार्ज किया है, बट सेक्शन 66A तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। अब आप पॉइंट समझो, देखिए हमारे जो लीगल सिस्टम है ना उसमें इतने कॉम्प्लेक्स लूप होल्स हैं
कि उनको किस तरीके से आप कह सकते हो कि मिस यूज किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर डेट है, यहां पे वो डेट है 24 मार्च 2015, ध्यान से समझिएगा। 24 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सेक्शन 66 ए गलत है। तो अब टेक्निकली आप देखिए तो 24 मार्च 2015 के बाद सेक्शन 66 ए के अंदर कोई भी नया केस फाइल नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात। तो 24 मार्च 2015 इज द कट ऑफ डेट। लेकिन उन केसेस का क्या जो कि 24 मार्च 2015 से पहले फाइल कर दिए गए थे किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट। तो मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन का केस सेक्शन 66 ए के अंदर 24 मार्च 2015 से पहले फाइल किया गया, तो टेक्निकली इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन पुलिस क्या बोलेगी? पुलिस ये बोलेगी कि साहब देखिए, आपने सेक्शन 66 ए को इसलिए रद्द किया है क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, ये मतलब ये सरकार की गलत एक्टिविटी को प्रमोट करता है। लेकिन हमने जिस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर चार्ज लगाया है, इसने तो सही में बहुत बड़े लेवल पे उल्टा सीधा काम किया है। किसी लड़की को गलत मैसेज भेज के हैरेस किया है, या कोई ऐसा मैसेज पोस्ट कर दिया है जिससे किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिजनेस में नुकसान हो गया है। तो डेफिनेटली सेक्शन 66 ए का जो स्कोप था इतना बड़ा था कि जब सेक्शन 66 ए को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, उससे पहले जो केसेस सेक्शन 66 ए के अंदर पेंडिंग थे वो अब तक शायद इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उसमें वेराइड मैनिफेस्टेशंस हैं। और भले ही सेक्शन 66 ए खत्म हो गया है, बट हो सकता है वो किसी और लॉ को वायलेट कर रहे हो और उसके चलते वो अभी चल रहे हो, और उस पूरे के पूरे केस में सेक्शन 66 ए भी लिखा हुआ हो। ठीक है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट यही बोल रही है कि अभी भी अगर हमारे 2015-24 मार्च को सेक्शन 66 ए के रद्द करने के बाद हमारे देश में 745 केसेस सेक्शन 66 ए के अंदर चल रहे हैं, तो ये डिस्ट्रेसिंग है, शॉकिंग है और टेरिबल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो कुल मिला के इनको बंद करना चाहिए। सेक्शन 66 ए के अंदर अब आप केस फाइल नहीं कर सकते। तो शायद ये हो सकता है कि जिनके ऊपर सेक्शन 66 ए केवल चल रहा होगा उनके ऊपर से केस ड्रॉप किया जाएगा, बट सेक्शन 66 ए के साथ साथ कोई और क्राइम अगर इन्वोक किया गया, मान लीजिए पॉक्सो इन्वोक किया गया है या फिर इंडियन पिनल कोड का कोई और एक्ट इन्वोक किया गया है, तो हो सकता है उन एक्ट्स के अंदर प्रोसीडिंग चलते रहे, सेक्शन 66 ए के अंदर की प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी जाए। क्योंकि सेक्शन 66 ए के अंदर अब देखिए कोई सजा हो नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल चुका है। आई होप मैं आपको बहुत तरीके से इस चीज को समझा पाया हूं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल की। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने एक बिल रिलीज किया जिसका नाम है ट्रैफिकिंग इन पर्संस प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021। ये ड्राफ्ट बिल है और इस बिल के ऊपर कमेंट्स मांगे हैं, सजेशंस मांगे हैं। आजकल सरकार जो भी बिल रिलीज करती है उसके ऊपर कमेंट्स और सजेशंस मांगती है, क्योंकि सरकार को इस बात पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि सरकार बिल रिलीज कर देती है, उनको जल्दी से पार्लियामेंट में पास करा देती है और उनके ऊपर ज्यादा बहस नहीं होती। तो अब जितने भी बिल रिलीज हो रहे हैं सबके ऊपर बहस हो रही है। जैसे कि ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफो बिल आया था, इसके ऊपर कमेंट्स और सजेशंस मांगे गए हैं। ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल आया है, इसके ऊपर कमेंट्स और सजेशन मांगे गए हैं। वैसे में सिनेमाटोग्राफो वाला जो एक्ट है ना, कल ही उसके ऊपर आपका विनीत सर ने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो एक बार ये जो बिल है कमेंट्स आने के बाद एंटी ट्रैफिकिंग बिल ये किसके पास जाएगा? कैबिनेट के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। कैबिनेट से अप्रूवल मिल जाता है तो फिर ये पार्लियामेंट के पास पहुंचेगा। मैं बोलूंगा ये बिल प्रोग्रेसिव है क्योंकि इसमें नेचर ऑफ ऑफेंसेस को बढ़ाया गया है। देखिए, ट्रैफिकिंग एक बहुत मेजर मुद्दा है हमारी सोसाइटी में। छोटे छोटे बच्चों की, बच्चियों की, औरतों की ट्रैफिकिंग होती है, इवन आदमियों की भी ट्रैफिकिंग होती है यहाँ पे। तो अब आप बोलोगे सर आदमियों की ट्रैफिकिंग कैसे होती है? तो भाई उनसे किसी प्लांटेशन में काम करवाने के लिए, उनको जबरदस्ती किसी घर में एज अ डोमेस्टिक एड लगवाने के लिए इस प्रकार की ट्रैफिकिंग होती। ट्रैफिकिंग को इस प्रकार से आप मत समझिए कि पहले स्लेव्स को शिपों में भर के ले जाते थे। ट्रैफिकिंग एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं ना कि ब्रॉड वर्ड है। एक पर्टिकुलर पर्सन को उसको मजबूर करके, उसको डेप्थ ट्रैप में फंसा के जबरदस्ती आप ह्यूमिलिएटिंग कोई काम करवाओगे, वो भी ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन में आ जाएगा। और सरकार ने इस पर्टिकुलर एंटी ट्रैफिकिंग बिल के थ्रू जो ट्रैफिकिंग के अंदर नेचर ऑफ ऑफेंसेस है ना, इनके एम्बिट को भी काफी बढ़ा दिया है और बहुत स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज यहाँ पे इंक्लूड की हैं। लाइफ इंप्रिजनमेंट उनमें से एक है और कुछ केसेस में तो डेथ पेनाल्टी भी दी जाएगी। तो इस बिल में क्या बोला गया है कि जो भी ट्रैफिकिंग ऑफेंडर्स हैं उनके ऊपर भारी फाइन लगाए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। अब केवल वुमेन और चिल्ड्रन इसमें विक्टिम्स नहीं होंगे, ट्रांसजेंडर लोग भी इसमें विक्टिम माने जाएंगे। मतलब ट्रांसजेंडर्स की भी जो ट्रैफिकिंग कर रहा है उसको भी यहाँ पे क्रिमिनल माना जाएगा। और पहले के ट्रैफिकिंग बिल में क्या था
कि भाई देखिए ट्रैफिकिंग में क्या है, आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एक जगह से पकड़ा, आप उसको दूसरी जगह ले गए। तो अक्सर कर आपने देखा होगा कि नेपाल से और आपका बंगाल से लड़कियों को कैप्चर किया जाता है और दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लाके उनको प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में फंसाया जाता है। तो क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का एलिमेंट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह लेके आना। तो इस ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल में ट्रांसपोर्टेशन का एलिमेंट मैंडेटिंग नहीं है, समझ गए। तो अगर आप किसी एक ही जगह पे किसी के साथ जबरदस्ती उसको किडनैप करके या उसको फोर्स करके कोई काम करवा रहे हो, कहीं दूसरी जगह नहीं गए हो, तो भी ट्रैफिकिंग की परिभाषा में आएगा। ये लीगल छोटी छोटी बातें हैं ना, एक्चुअल में जब केस चलता है ना कोर्ट में, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने कहीं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया और वहीं पे उससे जबरदस्ती काम करवा रहा है, तो वो इस बेसिस पे अपने आप को ट्रैफिकिंग एक्ट से बचा लेगा कि मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसपोर्ट नहीं किया। तो अब इस वाले ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल में ट्रांसपोर्ट वाला एंगल ही हटा दिया गया। फिर किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन में फोर्स्ड लेबर या सर्विसेज, जबरदस्ती किसी से किसी जगह पे काम करवाना, ये भी इंक्लूड किया गया। स्लेवरी से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिस, फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, सर्विट्यूड, ये सब आपका नए ट्रैफिकिंग बिल की एम्बिट के अंदर आएगा। अभी के लिए बात की जाए तो हमारे देश में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं ट्रैफिकिंग को लेके। तो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 में ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और पर्संस इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन क्या था हमारे देश में ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जो कि कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है। और एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था 2013 में, जिसने सेक्शन 370 ऑफ द इंडियन पिनल कोड की बजाय एक रीऑर्गेनाइज सेक्शन 370 और सेक्शन 370 ए ऑफ द आईपीसी जोड़ा था, जिसके चलते ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स लेने वाली बातचीत करी गई थी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिटी 2020 मिशन, 22 मिशन। असल में क्या है, दुनिया भर में कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, और जब उन लोगों के पास बहुत पैसा होता है तो इस दुनिया में वो जितना अच्छा काम कर सकते हैं वो कर चुके होते हैं, अब वो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। ऐसे दो इंडिविजुअल्स हैं, एक तो हो गए जेफ बेजोस अमेजन के, और एक है आपके बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन। ये जो रिचर्ड ब्रांसन है ना, ये वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर है। इनफैक्ट ये वर्जिन ग्रुप के फाउंडर, वर्जिन ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज आपको दिखेंगी, फोन वगैरह के भी इनके नेटवर्क्स चलते हैं यूके में, बहुत बड़ी कंपनी है ये वर्जिन ग्रुप। अब ये पर्टिकुलर ओवरऑल न्यूज क्यों है, पूरा मतलब ये है क्यों, ये न्यूज हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक लेडी इन्वॉल्व है, शिरीष बंदला, जो कि इंडियन ओरिजिन की है। अगर आप देखो तो इंडियन ओरिजिन की एकमात्र लेडी जो कि स्पेस में गई है किसी स्पेस क्राफ्ट पे, वो है कल्पना चावला जी। उसके बाद अगर कोई इंडियन ओरिजिन की लेडी है जो कि सेकंड इंडियन बॉर्न वुमेन होगी टू फ्लाई इनटू स्पेस, तो वो है शिरीष बंदला। अब ये सिर्फ इंडियन बॉर्न है, अभी के लिए नागरिक यूएसए की ही है। कल्पना चावला भी यूएसए की थी और ये शिरीष बंदला भी यूएसए की ही नागरिक है। इंडिया वाले इसी बात से खुश होते रहते हैं कि यहाँ पे जो लोग पैदा हुए वो वहां गए और यूएसए की प्रोग्रेस में जाके उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ओके, पर चलिए खैर वो एक अलग बात है। तो ये जो वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट है वीएसएस यूनिटी, ठीक है ना, इस वीएसएस यूनिटी में 6 क्रू मेंबर्स हैं और ये स्पेस में जाएगी। इन 6 क्रू मेंबर्स में से एक है शिरीषा बंदला। अब आप बोलोगे कि ये यूनिटी 22 मिशन क्यों जा रहा है, तो ये जो वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट है वीएसएस यूनिटी, ये एक सब ऑर्बिटल रॉकेट पावर्ड ये स्पेस प्लेन है, ये आपका स्पेस में जा रहा है। रिचर्ड ब्रांसन भी इसमें जा रहे हैं। रिचर्ड ब्रांसन की उम्र 70 साल है, एक मिशन स्पेशलिस्ट की तरह यहाँ पे जा रहे हैं। कुल मिला के ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा का पूरा जो मिशन है उन्होंने खुद फाइनेंस किया है। घूमने फिरने का शौक है, अब इस दुनिया में अर्थ पे तो कुछ करने को बचा नहीं है, सब कर लिया है, तो चलो स्पेस घूम के आते हैं। तो स्पेस में ये खुद के खर्चे से जा रहे हैं। ये जो रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट है वीएसएस यूनिटी, ये जुलाई 11 2021 को उड़ेगी न्यू मैक्सिको से, ठीक है। तो वीएसएस यूनिटी वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट है, इसमें एक इंडियन ओरिजिन की 34 साल की शिरीषा बंदला भी जा रही हैं एज अ क्रू मेंबर। शिरीषा बंदला का यहां पे काम क्या होगा, तो शी वुड बी टेकिंग केयर ऑफ रिसर्चर एक्सपीरियंस प्रोफाइल ऑन द यूनिटी 22 मिशन। इसके साथ रिचर्ड ब्रांसन जो कि फाउंडर हैं वर्जिन ग्रुप के, ये तो जा ही रहे हैं। पायलट्स हैं डेव मैक्के और माइकल मसूकी, और चीफ एस्ट्रोनॉट इंस्ट्रक्टर है बेथ मोजेस, और लीड ऑपरेशन इंजीनियर है कॉलिन बेनेट।
हालांकि ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिरीशा बंदला का नाम याद रखिए, क्योंकि एक इंडियन ओरिजिन की वुमेन है ये, तो वन लाइनर टाइप की जो न्यूज़ होती हैं छोटे मोटे एग्जामों में, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इतना जानकारी जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज जरूरी है, आपको पता है कि जेफ बेजोस भी जाने वाले हैं। जेफ बेजोस भी फॉरेन में, ये आपका स्पेस में जा रहे हैं। जेफ बेजोस ने तो खैर बहुत बार अपने इंटरव्यूज में भी बोला है कि इनका सपना था फॉरेन में जाने का, और इसके 9 दिन बाद ही एक फ्लाइट उड़ेगी जिसमें जेफ बेजोस जाएंगे स्पेस में। तो अब ये बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, धरती पे सब कुछ कर चुके हैं, अब ये स्पेस में जाके अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, इंडिया में लोग शिमला नहीं जा पाते हैं, 5 साल प्लान बनाते रहते हैं, और ये लोग स्पेस में घूमने जा रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में अवेयरनेस ऑफ स्पेस अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं केवीआईसी यूनिक प्रोजेक्ट बोल्ड। सबसे पहले प्रोजेक्ट बोल्ड का फुल फॉर्म क्या है? बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। इसका फुल फॉर्म है बोल्ड का। अब क्या है कि भाई यहाँ पे खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने एक यूनिक साइंटिफिक एक्सरसाइज चलाई है। इस यूनिक साइंटिफिक एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्या है? डीसर्टिफिकेशन को कम करना। डीसर्टिफिकेशन क्या है? लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो एरेबल लैंड है, हरियाली वाला लैंड है, ये बिल्कुल अनएरेबल होता जा रहा है, इसकी क्वालिटी गिरती जा रही है, सॉइल की क्वालिटी गिरती जा रही है। तो इस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और लैंड को रिक्यूपरेट करने के लिए एक यूनिक साइंटिफिक एक्सरसाइज चलाई जा रही है, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी रूरल इंडस्ट्री सपोर्ट होगा। और ये एक्सरसाइज चला रहा है केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम है बोल्ड, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज है इंडिया की। कहां से लॉन्च की गई है? ट्राइबल विलेज निचला मंडवा इन उदयपुर राजस्थान से ये लॉन्च की गई है। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भाई 5000 सैपलिंग्स, 5000 सैपलिंग्स ऑफ स्पेशल बैम्बू स्पेशीज, बम्बूसा तुलदा और बम्बूसा पॉलीमॉर्फा, इनको लगाया जाएगा। इनको लाया कहां से गया है? तो इनको आसाम से लाया गया है। लगाया कहां जा रहा है? तो निचला मांडवा उदयपुर राजस्थान से। तो आसाम से ये बम्बूसा तुलदा और बम्बूसा पॉलीमार्फा की 5000 सैपलिंग्स लेके आए हैं, और इसको 25 बीघे पे यानी 16 एकड़ पे इसको लगाया जा रहा है ग्राम पंचायत लैंड पे। और आप कह सकते हो कि इसके साथ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ऑफ प्लांटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैम्बू सैपलिंग्स ऑन अ सिंगल डे एट वन लोकेशन। एक जगह पे एक दिन में हाईएस्ट नंबर ऑफ बैम्बू सैपलिंग्स लगाने का ये रिकॉर्ड है। प्रोजेक्ट बोल्ड फुल फॉर्म याद रखिएगा, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। बोल्ड स्मॉल फॉर्म में भी देके आपसे वन लाइनर आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टारगेट क्या है? बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस। देखिए बैम्बू एक ऐसी क्रॉप है जो अगर किसी जमीन पे ग्रो करने लग गई तो उसकी पकड़ आ जाती है वहां पे, फिर वो एरिड कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाती है। तो एरिड और सेमी एरिड इलाकों में बैम्बू प्लांट करके डीसर्टिफिकेशन को रोकना एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मानी गई है। और वैसे भी हमारी मोदी जी का नारा है कि लैंड डिग्रेडेशन को कम करना है, लैंड डीसर्टिफिकेशन को कम करना है, तो बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस इसमें काफी मदद कर सकते हैं। इसको लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का एक फेस्टिवल है जिसका नाम है खादी बैम्बू फेस्टिवल। और ये खादी बैम्बू फेस्टिवल क्यों मना रहा है केवीआईसी? 75 साल सेलिब्रेट करने के लिए, हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं 2022 में। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव को सपोर्ट करने के लिए केवीआईसी अपने अपने तरफ से क्या कर रहा है? देखिए अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आज़ादी के 75 साल को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी अपनी तरफ से अलग अलग प्लान चला रहे हैं, जिसमें केवीआईसी का प्लान है खादी बैम्बू फेस्टिवल। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है। ओके, टारगेट बेसिस पे अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स चीजों को और अच्छी तरीके से करने के लिए आपस में compete कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली आई विल से एन अचीवमेंट। कंपटीशन के बेसिस पे काफी चीजें अच्छी हो जाती हैं। इसके बाद मतलब उदयपुर के बाद आप देखोगे कि इस प्रोजेक्ट को विलेज धोलेरा नाम की जगह है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, और लेह लद्दाख रीजन में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओवरऑल अगस्त 2021 तक 15,000 बैम्बू सैपलिंग्स प्लांट की जाएंगी, ऐसा टारगेट है। खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में बात कर लीजिए। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। तो भूलिएगा मत, केवीआईसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एमसीक्यू में अगर कोई ऑप्शन आया तो ये जरूर पूछा जाएगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? जिसका जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई गई हैं, वो हो जाएंगी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी। और जो
एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बना दी गई, उसको बोल दोगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या एग्जीक्यूटिव, जैसे पहले प्लानिंग कमीशन थी, जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है अभी, जैसे नीति आयोग है अभी। ठीक है, किसके अंदर काम करता है केवीआईसी? इट वर्क्स अंडर एमएसएमई मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, विद रिगार्ड टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो भैया इंडिया में खादी और विलेज इंडस्ट्री को प्लान के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, असिस्ट करने के लिए रूरल इलाकों में इस खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन को बनाया गया। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज, और जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ताल वॉल्केनो कुड एरप्ट एनी टाइम सून। देखिए ताल वॉल्केनो वाली न्यूज चल रही है इस समय पे, और फिलीपींस की अथॉरिटीज ने वार्न किया है कि कभी भी ये जो ताल वॉल्केनो है जो कि मनीला के साउथ में है, और कितना साउथ है मनीला के, तो 50 किलोमीटर, 31 माइल। तो मनीला जो कैपिटल है फिलीपींस की, उसके 50 किलोमीटर साउथ में ये ताल वॉल्केनो, ये कभी भी फट सकता है। क्यों फट सकता है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस एमिशंस हो रहे हैं इसमें से लगातार। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस एमिशंस कुछ इस प्रकार के नजर आ रहे हैं। तो जो ताल वॉल्केनो के आसपास जो लोग रह रहे हैं ना, उनको माउंटेन में कुछ इस प्रकार की फोटोज दिख रही हैं। इनफैक्ट इससे भी भयानक फोटोज दिख रही हैं, और ऐसा बोला गया अथॉरिटीज के द्वारा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन का प्रेशर है ना, ये रेगुलरली बिल्टअप हो रहा है, और कभी भी ये वॉल्केनो फट सकता है। ऑन एन एवरेज यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन है ना, 22,628 टन सल्फर डाइऑक्साइड के यहाँ पे एमिशन हो रहा है। अंदर इस वॉल्केनो के मैग्मा एक्सट्रूजन हो रहा है, और ये कभी भी फट सकता है। दिस इज अ प्रॉब्लम। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि 1 जुलाई को एक फ्रैटोमैग्मेटिक इरप्शन हुआ था। एक छोटा फ्रैटोमैग्मेटिक इरप्शन हुआ, जिसके चलते 1 किलोमीटर ऊंची फ्रैटोमैग्मेटिक प्लूम बन गई। अब आप बोलोगे फ्रैटोमैग्मेटिक क्या होता है सर? तो फ्रैटोमैग्मेटिक एक ऐसा वॉल्केनिक इरप्शन है जहां मैग्मा तो बाहर आता ही है, पानी भी बाहर आता है। और यहाँ तो फ्रैटोमैग्मेटिक इरप्शन हो गई। आप अगर इस फोटो को देखो तो अगल ही बगल आपको खूब सारा पानी नजर आ रहा है, बिल्कुल लेक के बीच में ही है ये आपका वॉल्केनो। तो ओवरऑल फ्रैटोमैग्मेटिक इरप्शन है, मैग्मा वाटर दोनों इन्वॉल्व है, और ये मैग्मा और वाटर आपस में बहुत एक्सप्लोसिवली इंटरैक्ट करता है। तो ओवरऑल जब ये फ्रैटोमैग्मेटिक एक्सप्लोजन होता है, थोड़ा डेंजरस सा सिनेरियो बन जाता है। अभी जो ताल वॉल्केनो है, ये काल्डेरा लेक है। काल्डेरा लेक होता है ना कि जब वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, तो वॉल्केनिक एरप्शन के बाद जो बीच का हिस्सा था ना, वो कोलैप्स कर गया। तो ये था वॉल्केनो। ओके, ये वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, ये जो ऊपर का इलाका था वो कोलैप्स कर गया, वो कोलैप्स करके नीचे गिर गया। तो अब आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बीच में एक बहुत बड़ा सा छेद है, और ये जो बीच में छेद है, यहाँ पे बन गई कैल्डेरा लेक। क्योंकि पानी बरसा तो इस डिप्रेशन में पानी भर गया, तो वो क्या कन्वर्ट हो गई, कैल्डेरा लेक। लेकिन अंदर तो जियो टेक्टोनिक एक्टिविटी हो ही रही, कह सकते हो मैग्मेटिक एक्टिविटी हो ही रही, टेक्टोनिक नहीं बोलना चाहिए। तो ये है पूरा का सीन। तो काल्डेरा वॉल्केनो, काल्डेरा लेक कैसे बनती है कि वॉल्केनो तो पहले स्टीपी था, लेकिन ऊपर का पोर्शन नीचे सबसाइड कर गया, तो उसके चलते ऊपर बहुत बड़ा डिप्रेशन बन गया, और उसमें फिर लेक बन गई, तो उसको आप काल्डेरा लोग बोलते हैं। तो ये जो ताल वॉल्केनो है, एक लार्ज काल्डेरा है। ओके, इसमें ताल लेक है, और इसमें ही वॉल्केनो है। कहाँ पे है ये? बतंगा नाम की प्रोविंस में। आप कह सकते हो कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज इन द कंट्री। 34 रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल इरप्शंस है यहाँ पे। अगर आप देखो तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला के 50 किलोमीटर साउथ में है। बहुत सारे वायलेंट इरप्शंस हुए हैं यहाँ पे पास्ट में। ओवरऑल अब तक यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस के चलते 6000 लगभग लोगों की मौत हो चुकी है। देखने में ऐसा दिखेगा। मनीला कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और मैं अब आपको गूगल मैप्स में इसकी लोकेशन दिखाता हूँ, गूगल अर्थ पे इसकी लोकेशन निकालता हूँ। इंपॉर्टेंट किसका है? तो जनरल स्टडीज पेपर 1 इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना के बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। एक बार इस ताल लेक की लोकेशन भी देख लेते हैं, आपको लोकेशन में समझ में आ जाएगा कि जो पर्टिकुलर फिगर आपको ऐसा यहाँ नजर आ रहा है, वो गूगल अर्थ पे कैसा दिखता है। तो ये हम लोग आ गए हैं गूगल अर्थ पे। यहाँ पे हम लोग ताल लेक पे थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखिए, ये आ गई आपकी ताल लेक। अब आप इस ताल लेक को देखिए तो कितनी बड़ी लेक है ये चारों तरफ। ये बहुत बड़ी लेक है, और इस लेक के बीच में यहाँ पे आपको ये ताल वॉल्केनो नजर आ रहा है। इस ताल वॉल्केनो के बीच में आपको एक काल्डेरा नजर आएगा। ये वॉल्केनो इतना बड़ा खड़ा हो गया इरप्शन के चलते, लेकिन इस वॉल्केनो का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे की तरफ सबसाइड कर दिया, और वहां पे एक छोटा सा डिप्रेशन बन गया, और इस डिप्रेशन में पानी बरस बरस के पानी भर गया। ओके, इसको थोड़ा और आप जूम इन करोगे तो ताल वॉल्केनो मेन क्रेटर लेक दिख रही है। तो यहाँ पानी भी है,
और अंदर से जब आपका मैग्मा निकलेगा तो फ्रैटोमैग्मेटिक एरप्शन होगा, जिसमें पानी और मैग्मा दोनों इन्वॉल्व है। तो ये ताल लेक की लोकेशन जरूर याद रखिएगा, इतना जरूर याद रखिएगा कि अगर आपसे ताल लेक पूछा जाए तो आपको सबसे पहली जो चीज याद आए वो है मनीला, फिलीपींस। मनीला के 50 किलोमीटर साउथ में। तो लोकेशन के रिस्पेक्ट में ताल लेक आपका फिलीपींस में, याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। जितना ज्यादा डिटेल में आपको चीजें समझा सकता था मैंने समझा दी। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जरूर जाइएगा। गुड।